अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। आज के वीलॉग में एक कहानी आपको सुनानी है और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये दिलचस्प भी इसलिए है कि इसने बहुत से ममालिक, बहुत से बरे-आज़म और एक ख़ित्ते के मुस्तक़बिल का फ़ैसला करना है। ख़ित्ते से भी ज़्यादा ये कहानी एक उम्मत के मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने जा रही है। और इस कहानी का जो पस मंज़र है वो यही है कि जब बहुत सी अक़वाम मिल जाती हैं, जब बहुत से ममालिक के लोग मिल जाते हैं, जब बहुत से जगह के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये इकट्ठ, ये यकजहती, ये इत्तेहाद, ये यगानगत और उससे हासिल होने वाले फ़वाइद और समरात फिर समंदर की तमीज़ नहीं करते। वो समंदर से दूर तक निकल जाते हैं। ये फ़वाइद किसी ख़ास ख़त या किसी बॉर्डर की तमीज़ नहीं करते। ये फ़वाइद किसी ख़ास हुदूद की तमीज़ नहीं करते और फिर ये फ़वाइद पूरी दुनिया तक फैलते जाते हैं। और इस कहानी का जो लुब्बे-लुबाब है वो आज तुर्किया के सदर ने अज़रबैजान में अपनी तकरीब से ख़िताब करते हुए, जो अज़रबैजान की यौम आज़ादी की तकरीब थी उससे ख़िताब करते हुए कहा कि तुर्किया, पाकिस्तान और अज़रबैजान के लोग जो हैं वो तीन ममालिक में रहते हैं लेकिन ये कौम एक है। इसी तरह की बात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने की है कि तुर्किया, अज़रबैजान और पाकिस्तान के लोग यककल्ब हैं, यकजान हैं। और अज़रबैजान के सदर ने भी दोनों ममालिक को बरादर मुल्क कहा है। और इस कहानी में सिर्फ अज़रबैजान, तुर्किया और पाकिस्तान नहीं हैं, और भी बहुत से ममालिक हैं। इस कहानी से मुतालिक मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की, जो बौखलाए हुए हैं, उकताए हुए हैं, इज़्तिराब में हैं, तज़ब्ज़ुब में हैं, उलझे हुए हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं देती। वो अल्फाज जो वो अदा करना चाहते हैं उनकी आंखों से वो झलकते नहीं हैं, उनके जो चेहरे के आसार हैं वो उतने रोशन नहीं हैं। ये सब कुछ मांद पड़ चुका है। ये मांद क्यों पड़ा है? डेफिनेटली 10 मई का जब दिन आया, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू हुआ, मार्का हक़ का आगाज़ भी हुआ और इख्तिताम भी हुआ। चंद घंटों में नरेंद्र मोदी को इस बात का इदराक हो गया कि उन्होंने जो इंडिया के लोगों की उम्मीदों के पुल बांधे थे झूठे दावों पर, अब वो पुल टूटता हुआ दिखाई देता है और इंडिया के अवाम उस पुल के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। और जो इक़्तिदार की रस्सियाँ उस पुल के साथ बंधी हुई थी वो रस्सियाँ ढीली हो चुकी हैं। मोदी की तरफ से जो शाइनिंग इंडिया का वादा था वो अब स्टिंकिंग इंडिया के तौर पे सामने आ रहा है। इसलिए वो बात करते हैं कि सुख चैन से रहो वरना मेरे पास गोली तो है। यहाँ पे सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक ऐसा मुल्क जो ख़ुद को न्यूक्लियर स्टेट कहता है, जो न्यूक्लियर स्टेट है भी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक बनती है, उसको कितना मोहतात होना चाहिए, लेकिन उसका चीफ़ एग्जीक्यूटिव आके गोली की बातें करता है, पड़ोसी मुल्क को धमकियाँ देता है। ये धमकियाँ ऐसे वक्त में दी जा रही हैं कि जब भारत की तरफ से उस खिफ़त को मिटाने की कोशिश की जा रही है जो उन्हें 10 मई को मिली थी। पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के अवाम की तरफ से, पाकिस्तान की सियासी क़यादत की तरफ से, पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की तरफ से, पाकिस्तानी फ़ौज के आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ से जो दर्द उनको दिया गया है, उस दर्द से अभी तक रफ़ा नहीं हुए हैं। उस दर्द के जो आसार हैं, उस दर्द के जो असर है वो अभी तक है। और फिर मोदी अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए कभी मिग 21 या 29 का मलबा उठा के किसी चौक पे लगा के उसको पाकिस्तान के F-16 से या JF-17 थंडर से मंसूब कर देता है। जयशंकर जब सहाफ़ी सवाल पूछता है कि इस सारे अमल में US कहा था, तो वो कहते हैं कि US वॉज़ इन यूनाइटेड स्टेट। तो ये बौखलाए हुए अंदाज़ वैसे नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। कहानी ये है कि नरेंद्र मोदी ने जो शाइनिंग इंडिया और इंडिया ऑन द मून का नैरेटिव दिया था वो सारे का सारा धरा रह गया। इंडिया चांद पे ऐसा पहुंचा कि उनका जो सैटेलाइट सिस्टम है वो हैक हो जाता है, लेकिन इंडिया को समझ नहीं आती कि ये हैक कैसे हुआ है। इंडिया चांद पे ऐसे पहुंचा कि उनकी वेबसाइट्स पाकिस्तान से बैठ के हैक होती हैं और उनका रेलवे का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। उनके मुल्क के अंदर बिजली के 70% जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनका निज़ाम उड़ जाता है।
उनकी दीगर वेबसाइट्स मुतासिर होती हैं। और 1500 के करीब जो अटैक, साइबर अटैक किए गए पाकिस्तान की तरफ से, वो कामयाब हुए। उस वक्त उनको समझ आती है, नरेंद्र मोदी जो शाइनिंग इंडिया के नाम पे ये दावा करते थे कि इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट्स 200 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं, महज ये पता चला कि वो सिर्फ कॉल सेंटर चलाने तक ही हैं या फिर ई कॉमर्स के ज़रिए कच्चे बुनियाद बेचने तक ही महदूद थी। बुनियादी तौर पे जो हाईटेक है उसमें इंडिया ने वो मकाम हासिल नहीं किया। ये टीज़र था भारत के लिए, लेकिन इस टीज़र ने भारत के अंदर जो सेन वॉइसेस हैं उनकी आंखें खोल दी, उनके कान खोल दिए, उनके दिमाग रोशन कर दिए। और फिर जब उनको पता चला कि हम तो जिस चमकते धमकते इंडिया की बात करते हैं, उस इंडिया में तो नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार वज़ीर आज़म बने हैं, उनकी वज़ारत उज़्मा के दौरान अभी भी 25 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे रह रहे हैं कि जिनके पास टॉयलेट जैसी बुनियादी सहूलत, यानी अपनी हाजत रफ़ा करने के लिए बैतुल खला की सहूलत भी मुयस्सर नहीं है। उन लोगों ने जब जानकारी करने की कोशिश की तो उनको पता चला वो इंडिया जिसमें नरेंद्र मोदी तीसरी बार वज़ीर आज़म बने हैं, उस इंडिया में हर 16 मिनट के बाद एक औरत का रेप हो जाता है। उन लोगों ने, इंडिया के अंदर जो सेन वॉइसेस हैं, सेन दिमाग हैं, यानी अक्लमंद लोग हैं, उन्होंने जब जानने की कोशिश की कि शाइनिंग इंडिया का प्रचार जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी करते हैं, उस शाइनिंग इंडिया में आज भी 40 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नरेंद्र मोदी बहुत से दावे करते हैं कि उन्होंने दिल्ली को बदल दिया है, उन्होंने गुजरात को बदल दिया है, उन्होंने बिहार को बदल दिया है, उन्होंने पंजाब को बदल दिया है। ये सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। जब एक रिपोर्ट सामने आती है कि मुंबई, जिसको कैपिटल हब कहा जाता है इंडिया का, दुनिया के अमीर तरीन लोग यहाँ आके बसेरा करते हैं, इंडिया के अमीर तरीन लोग यहाँ रहते हैं, बॉलीवुड स्टार हों, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हों, बड़े बड़े कारोबारी लोग हों, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हों, ख़ानदानी रईस हों, सब के सब मुंबई में बसेरा करते हैं। लेकिन शाइनिंग इंडिया का एक चेहरा ये भी है कि मुंबई के अंदर एक आबादी ऐसी है कि जिसको दुनिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार के वज़ीर आज़म हैं, उनकी वज़ारत उज़्मा के दौर में इस स्लम में, जिसका एरिया 2.39 किलोमीटर है, यानी 2.39 स्क्वायर किलोमीटर, इस एरिए के अंदर 10 लाख लोग रहते हैं, जिसके ऊपर रिपोर्ट्स बनी हैं। और इन लोगों का, 10 लाख लोगों का यहाँ रहना मुकम्मल तौर पे गैर इंसानी है। और तो और यहाँ पे ये आलम है कि जो लोग यहाँ बसते हैं उनको अपने घर के अंदर बैतुल खला की सहूलत तक मुयस्सर नहीं है। यहाँ पे फ़ी कस लोग रोज़ाना 100 रुपये सिर्फ अपनी हाजत रफ़ा करने के लिए, यानी टॉयलेट जाने के लिए, पब्लिक टॉयलेट जहाँ पे गलाजत है, गंदगी है, बदबूदार हैं, बीमारियां हैं, उन पे खर्च कर देते हैं। इस आबादी के किसी घर में कहीं भी कोई अटैच वॉशरूम नज़र नहीं आता। इस आबादी के अंदर 6 बाई 4 के कमरे में 8 लोग रहने पर मैसूर हैं। इस आबादी में रहने वाले लोगों के साथ गैर इंसानी सलूक ये भी है कि इनकी आबादी के बिल्कुल दाएँ बाएँ गंदे नाले गुजरते हैं, मुतअद्दिद बीमारियाँ हैं। और इन लोगों के साथ वादा किया गया था, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जो वज़ीर आज़म बने हैं, उनकी जानिब से ये वादा था कि इनको नए घर दिए जाएंगे। लेकिन ये धारावी का जो इलाका है, यहाँ पर मुंबई के अंदर दुनिया के इस बड़े स्लम में 3 बार के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तीसरा दौर आ चुका है। इन लोगों के घरों पर सिर्फ नंबर ही लगाए गए हैं, इनको अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी गैर इंसानी आबादी है, इसको जीती जागती जेल कहा जाता है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को कैंसर जैसी मूजी बीमारियाँ हैं, लेकिन यहाँ कोई बुनियादी सहूलत मुयस्सर नहीं है। लोग यहाँ रहने पर मजबूर हैं। पानी भर के लाना बहुत बड़ा मामला है, बारिश हो जाए तो घुटनों घुटनों पानी होता है। यहाँ पर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, बिजली के मामलात हैं, दीगर लटकती तारें हैं, उसके साथ बच्चे लिपटते हैं और फिर वो इस दुनिया से चले जाते हैं। इन तमाम मामलात को देखकर जो शाइनिंग इंडिया है, मुंबई जैसा शहर और मुंबई के दिल के अंदर ये 2.39 किलोमीटर का एरिया बताता है कि मोदी का इज़्तिराब क्यों है। तीसरी बार की वज़ारत उज़्मा आ चुकी है, शाइनिंग इंडिया के नारे इतने ज़्यादा लगा चुके हैं, इंडिया ऑन द मून का प्रचार हो चुका है, लेकिन इस सब के बावजूद बुनियादी इंसानी ज़रूरियात भी मुंबई जैसे शहर में पूरे नहीं हो रही हैं। ये वो हालात हैं
یہ وہ محرکات ہیں کہ نریندر مودی جب یہ سب دیکھتے ہیں اب ان کو سمجھ آتی ہے کہ آپریشن بنیان المرصوص نے نہ صرف ان کا دفاعی نظام متاثر کیا ہے، نہ صرف ان کی جو فضائیہ ہے اس کو ناکوں چنے چبوائے ہیں، نہ صرف ان کی جو آرمی ہے اس کی استعداد دنیا کے سامنے عیاں رکھی ہے، اب یہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے۔ سابق وزیر خارجہ انڈیا کے یہ کہتے ہیں کہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اسی طرح جو پلوامہ ہے اس سے متعلق مقبوضہ جموں و کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے کہا کہ اس وقت جو یونٹ جا رہی تھی اس نے جہاز مانگا، اس کو جہاز نہیں دیا گیا۔ انہوں نے نریندر مودی سے رابطہ کیا کہ یہ جہاز مانگ رہے ہیں، اتنا بڑا یونٹ جو بائی روڈ ہے وہ نہیں ٹریول کر سکتا، لیکن اس وقت ان کو چپ کروا دیا گیا۔ اس کو پہلگام سے پہلے پلوامہ کو بھی ان کے سرکاری عہدوں پر رہنے والے عام لوگ، گورنر کے عہدے تک رہنے والے لوگ فالس فلیگ کہتے ہیں۔ یہ فالس فلیگ کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ کہیں انڈیا کے لوگ یہ سوال تو نہیں کر رہے کہ یہ جو دھاراوی کا سلم ہے اس کے اندر لوگوں کو حق کب ملے گا۔ انڈیا کے لوگ یہ سوال تو نہیں کر رہے کہ 25 کروڑ لوگوں کو بیت الخلاء کی سہولت کب ملے گی۔ انڈیا کے لوگ یہ سوال تو نہیں کر رہے کہ یہ پاورٹی لائن سے نیچے رہنے والے 40 کروڑ لوگ کب اپنی زندگی جئیں گے۔ انڈیا کے لوگ یہ سوال تو نہیں کر رہے کہ یہ جو عورتیں ہیں ہر 16 منٹ میں جن میں سے ایک کا ریپ ہوتا ہے یہ کب سکھی ہوں گی۔ یہ سارے سوالات آپریشن بنیان المرصوص کے بعد اب انڈیا کے عوام کر رہے ہیں، اور یہ سیاسی پریشر نریندر مودی پہ بن رہا ہے، اور نریندر مودی اس پریشر کو زائل کرنے کے لیے پھر یہ بیان دیتے ہیں کہ سکھ چین سے رہو ورنہ گولی تو میرے پاس ہے۔ اور جتنی گولیاں انہوں نے اب تک چلائی ہیں، جتنے فالس فلیگ کیے ہیں، وہ پہلگام ہو یا پلوامہ ہو، ابھی نندن کا ہمارے پاس پکڑا جانا ہو یا اب کی بار 6 جہاز گرنے ہوں جس میں رافیل طیارے بھی شامل ہوں، نریندر مودی کو یہ بھی اب کریڈٹ ہے عالمی سطح پہ کہ رافیل کے شیئرز انہوں نے گرا دیے ہیں۔ بہت بڑا چیلنجنگ سچویشن ہے اس وقت جو ایویشن ہے اور ایئر کرافٹ انڈسٹری ہے فرینچ کے اندر، انڈیا کی وجہ سے جو ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے۔ یہ وہ سارے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے نریندر مودی آ کے پاکستان بیشنگ کرتے ہیں اور اس کے پاکستان کے خلاف بیان دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ابھی بھی ہیں وہ لوگ جن کو ہندتوا کا نظریہ دیا گیا ہے جو ان باتوں کو سچ مانتے ہیں اور پھر وہ اپنا ایک پولیٹیکل بیلنس لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ساری شائننگ انڈیا کی، سٹنکنگ انڈیا کی، مودی کے اضطراب کی، جے شنکر کے بے قراری کی، اجیت دوول کے الجھ جانے کی۔ یہ اکھنڈ بھارت کی ساری کہانی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ اب انڈیا کے لوگ سوال کر رہے ہیں، راہل گاندھی یہ کہتے ہیں کہ بتایا جائے کہ پہلگام کے بعد کسی ایک ملک نے بھی اسرائیل کے علاوہ انڈیا کا ساتھ نہیں دیا، جبکہ پاکستان کے ساتھ دنیا کیوں کھڑی ہو گئی ہے۔ جو بات میں نے کی تھی ویلاگ کے آغاز میں کہ ایک ایسی کہانی، ایک ایسی طاقت، ایک ایسا اتحاد سامنے آنے جا رہا ہے۔ ابھی یہ سلسلہ وزیر اعظم پاکستان کے دورہ ترکیہ، ایران، آذربائیجان، تاجکستان تک نہیں ہے، ابھی سعودی عرب کا دورہ بھی ہونا ہے۔ مسلم کنٹریز میں ایک ایسا دفاعی اتحاد سامنے آئے گا جو ضامن ہوگا امت مسلمہ کے اتحاد کی۔ جو ضرورت ہوگا اس وقت جو صہیونی طاقتیں بربریت اپنا رہی ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ناگزیر ہوگا، اور اس اتحاد کو اگر کوئی لیڈ کرے گا تو وہ وطن عزیز پاکستان ہوگا، وطن عزیز پاکستان کی فوج ہوگی۔ اس وقت مسلم امہ دفاعی اعتبار سے کسی کو حاکم، رہبر اور لیڈر سمجھتی ہے تو وہ صرف اور صرف پاک آرمی ہے، اور پاک آرمی کے سپہ سالار ہیں۔ وہ صرف اور صرف پاک فضائیہ ہے، اس کے سربراہ ہے، پاکستان کی نیوی ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس ہے، پاکستان کی دیگر فورسز ہیں جو اس وقت مشعل راہ ہیں دیگر مسلم ممالک کے فورسز کے لیے۔ اور پاکستان ہی آنے والے دنوں میں دنیا کے جو بڑے بڑے محاذ ہیں، وہ اقتصادی ہوں، وہ سفارتی ہوں، وہ معاشی ہوں، وہ اخلاقی ہوں، وہ مذہبی ہوں، وہ نظریاتی ہوں، وہ عقائد پر مبنی ہوں، پاکستان نے ہی اس کو لیڈ کرنا ہے، پاکستان نے ہی اب قیادت کرنی ہے۔ اور یہ اتحاد آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا، باضابطہ طور پہ ایک صورت میں نظر آئے گا۔ ابھی اور بہت کچھ باقی ہے، لیکن اب یہ بات سالوں کی نہیں ہے، یہ چند مہینوں کی بات ہے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجئے، لیکن آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آج یوم تکبیر ہے، آپ کو مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔